Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Burhan Zamir and this is our 14th lecture of classical mechanics. Dear students, today we discuss canonical transformations. लेकिन इससे पहले कि हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ जाएं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस को देख लें और इसके अलावा आपको हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की इम्पोर्टेंस क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है? आपने अभी तक लेजेंडर और हैमिल्टन्स मैकेनिक्स पढ़ी, उसमें आपने ज़्यादातर फोकस किया कि हाउ टू डेवलप द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ डायनामिकल सिस्टम। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों ऑब्टेन करते हैं? क्योंकि उसका सोल्यूशन हमें पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देता है, जिससे हम टाइम टू टाइम डायनामिकल सिस्टम की एवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं और इस तरह से हमें कंप्लीट मैकेनिक्स जो है वो पता चल जाती है किसी भी डायनामिकल सिस्टम की। तो बेसिकली लाग्रांज और हैमिल्टन्स मैकेनिक्स का जो रोल है, इट इज़ टू डेवलप द इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन हम देखेंगे कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम डायनामिकल सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बल्कि डायरेक्ट सोल्यूशन यानी पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इट इज़ अ डायरेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम द गिवन कोऑर्डिनेट्स टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो इस हवाले से हम एक एग्ज़ाम्पल भी आज लेंगे, लेकिन पहले हम डेवलप करेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को। सो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हैं? अ ट्रांजिशन इन फेज स्पेस फ्रॉम द वेरिएबल्स ऑफ फेज स्पेस QI, PI to the new variables capital QI and capital PI. So this is a transformation from the old coordinates of the phase space to a new space with coordinates different from the coordinates of the phase space. तो यहाँ ये जो QI और PI हैं, अगर ये डिपेंड कर जाएं ओल्ड कोऑर्डिनेट्स स्मॉल QI, PI और टाइम पर, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो आई आपको पता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, इट इज़ फ्रॉम 1 to n। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की ही बेसिकली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड देयर कैनोनिकल मोमेंटम, इन्हीं की ट्रांजिशन है, इन्हीं की ट्रांसफॉर्मेशन है टू द न्यू कोऑर्डिनेट्स, न्यू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम कैनोनिकल कहेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, उसको हम आगे देखते हैं। So canonical transformations are defined in a 2n dimensional configuration space। तो आप यहाँ देख लें कि यहाँ n जो है वो QI हैं और n जो है वो PI हैं। तो हमारे पास ये 2n डायमेंशनल स्पेस बनती है। सम टाइम्स इसको हम 2n+1 भी लिखते हैं, क्योंकि टाइम भी एक डायमेंशन में आ जाता है। तो इट इज़ 2n+1 डायमेंशनल कन्फिग्रेशन स्पेस। तो यहाँ कन्फिग्रेशन स्पेस का जो है वर्ड यूज़ हुआ है। तो व्हाट इज़ कन्फिग्रेशन स्पेस? तो बेसिकली स्पेस एक्सपेंडेड बाय द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड कन्फिग्रेशन स्पेस। इन क्लासिकल मैकेनिक्स द पैरामीटर्स दैट डिफाइन द कन्फिग्रेशन ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड द वेक्टर स्पेस defined by these coordinates is called the configuration space of the physical system। तो बेसिकली कन्फिग्रेशन स्पेस जो है वो QI एक कन्फिग्रेशन स्पेस है, PI भी एक कन्फिग्रेशन स्पेस है। तो हमारे पास 2n डायमेंशनल कन्फिग्रेशन स्पेस है जिसमें हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को डिफ़ाइन करेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये कब डिफ़ाइन होंगी? जब एक कंडीशन है जो मैंने यहाँ लिखी है, द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट और कैनोनिकल if there exists a new Hamiltonian K which is the function of new coordinates QI, PI and T such that the form of the canonical Hamilton's equations which are given by these relations is preserved, that is the equations are true for the new Hamiltonian and for the new capital Q and capital P coordinates।
तो यानी कि हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त वैलिड होंगी जब हमारी जो हैमिल्टन इक्वेशन है, यानी ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में हैमिल्टन इक्वेशन जो ऑलरेडी हमने डिराइव की हुई हैं, ये वैलिड रहेंगी न्यू कोऑर्डिनेट्स में भी। अगर ऐसा हो गया तो फिर इन ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। सो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से हम पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इफ़ वी वांट टू, कि अगर क्यू आई जो है स्मॉल क्यू आई कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म टू कैपिटल क्यू आई एंड इफ स्मॉल पी आई कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म टू कैपिटल पी आई कोऑर्डिनेट्स, then these are separately the transformation in n dimensional configuration space, and this is called point transformation. Now if qi and pi are canonical, they must satisfy the Hamilton's principle in the form. तो अगर ये qi और pi जो हैं ये canonical होंगे तो ये हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करेंगे। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल आपको पता है कि वो ये है, यानी चेंज इन द एक्शन इंटेग्रल इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ ये जो L है दिस इज़ द लग्रांज फंक्शन। तो अगर लग्रांज फंक्शन को आप चेंज कर लें पी आई क्यू आई डॉट माइनस हैमिल्टोनियन में, तो ये कैपिटल कोऑर्डिनेट्स के लिए यानी न्यू कोऑर्डिनेट्स के लिए कुछ इस तरह का बनेगा। ये हमने लग्रांज फंक्शन का ही एक्सप्रेशन लिखा है बट इन न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारा हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है और ये सेटिस्फाई होगा अगर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कैनोनिकल है। सो हमारे पास एक तो ये हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है इन न्यू कोऑर्डिनेट्स और ये हमारे पास एक हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है इन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कैपिटल P और कैपिटल QI डॉट है, यहाँ स्मॉल p एंड स्मॉल QI डॉट है, यहाँ कैपिटल K हैमिल्टोनियन है न्यू सिस्टम का और यहाँ H हैमिल्टोनियन है ओल्ड सिस्टम का। तो अगर मैं इन दो इक्वेशंस को, ऑब्वियसली ये दोनों इक्वेशंस इक्वल टू ज़ीरो हैं, यहाँ अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बन जाती है। तो इस इक्वेशन को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। द अबव इक्वेशन इज़ नॉट अफेक्टेड इफ़ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट अ टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ द फेस स्पेस, क्योंकि उसका डेरिवेटिव जो है जब हम ऐड करेंगे टाइम डेरिवेटिव को प्रीवियस इक्वेशन के इंटेग्रल में तो उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं। जब हम df ओवर dt यानी इस रैंडम फंक्शन का टाइम डेरिवेटिव इंटेग्रल में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वेरिएशन भी इंटेग्रल का साथ ही है। तो इस इंटेग्रल को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये डेरिवेटिव से ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास ये वेरिएशन रह जाएगा। तो जब हम ये लिमिट्स को अप्लाई करना चाहते हैं इससे पहले हम वेरिएशन को अप्लाई कर देते हैं। ये वेरिएशन जब फंक्शन पे जाएगा तो एक तो QI के विद रिस्पेक्ट हो जाएगा ये इस तरह से और एक PI के विद रिस्पेक्ट इस तरह से हमारे पास आ जाएगा इसमें वेरिएशन। तो जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो डेल्टा QI विल बी ज़ीरो एट T2 एंड T1। आपने कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में ये पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास फ़िक्स पॉइंट्स हैं तो फ़िक्स पॉइंट के ऊपर आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो वेरी नहीं करते। तो डेल्टा QI यानी QI में वेरिएशन T2 पर भी ज़ीरो हो जाएगी और T1 पर भी, इसी तरह से PI में वेरिएशन T2 पर भी ज़ीरो हो जाएगी और T1 पर भी। तो हमारे पास ये ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम df ओवर dt को प्रीवियस इक्वेशन के इंटेग्रल में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ज़ीरो ही है। लेकिन इससे हमें ये एडवांटेज होगा कि हमारे पास एक जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा। देयरफॉर वी सब्ट्रैक्टेड df ओवर dt फ्रॉम द एक्सप्रेशन इनसाइड द इंटेग्रल। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई प्रीवियस स्लाइड से। तो अगर वेरिएशन इन दिस इंटेग्रल इज़ ज़ीरो तो ऑब्वियसली दिस होल फंक्शन इनसाइड द इंटेग्रल विल बी ज़ीरो। तो इस फंक्शन को अगर मैं ज़ीरो रख दूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन f है दिस इज़ अ काइंड ऑफ जनरेटिंग फंक्शन विच कैन जनरेट द कोऑर्डिनेट्स स्मॉल pi qi and capital pi qi, the Hamiltonian h and the Hamiltonian k। तो ये अभी हम देखेंगे कि किस तरह से f जो है वो एक जनरेटिंग फंक्शन के तौर पर एक्ट करेगा। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ pi qi डॉट माइनस h जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्मॉल qi pi एंड
capital Pi capital Qi dot minus k is a function of capital coordinates. Therefore f is in general a function of 4n plus 1 variables, that is Qi Pi capital Qi capital Pi, ये तो हो गए ना 4n और ये एक टाइम हो गया 1, तो दिस इज़ अ 4n plus 1 डायमेंशनल फंक्शन इन द कन्फिग्रेशन स्पेस। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये 4n plus 1 जो वेरिएबल्स हैं ये डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, यानी स्मॉल वेरिएबल्स और कैपिटल वेरिएबल्स की आपस में एक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास एग्जिस्ट करती है, यानी ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर हम ये कहें कि कौन से कितने कोऑर्डिनेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारे पास 2n कोऑर्डिनेट्स होंगे जो इंडिपेंडेंट हैं। सो वी से दैट देयर आर 2 सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर कनेक्टेड बाय 2n ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ईच 2n कोऑर्डिनेट्स आर इंडिपेंडेंट। तो 2n कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारा जो फंक्शन f है तो वो बेसिकली 2n या 2n plus 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा। तो चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जनरेटिंग फंक्शन जो है वो टाइम के अलावा 2n वेरिएबल्स पर डिपेंड कर सकता है, 4n पर नहीं करेगा क्योंकि 2n पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से अब जबकि वो 2n पर डिपेंड करेगा तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो जनरेटिंग फंक्शन किन वेरिएबल्स का फंक्शन हो सकता है। तो हमारे पास 4 परमुटेशंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। एक तो ये होगा कि स्मॉल Qi और कैपिटल Qi हो जाएगा, एक स्मॉल Qi के साथ कैपिटल Pi हो सकता है, या फिर स्मॉल Pi और कैपिटल Qi होगा, और या स्मॉल Pi के साथ कैपिटल Pi होगा। तो ये 4 तरह के जनरेटिंग फंक्शंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो ये 4 तरह के जो जनरेटिंग फंक्शंस हैं जो कि पॉसिबल हैं, इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। और इसमें हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि हम इसमें स्टडी ये करेंगे कि किस तरह से ये वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और ये किस तरह से ये वेरिएबल्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं फ्रॉम द जनरेटिंग फंक्शन। तो इस तरह हम देखेंगे कि जनरेटिंग फंक्शन मालूम हो तो हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं फॉर एनी गिवन सिस्टम, डायनेमिकल सिस्टम। तो अगर हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन के पाथ से जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और डायरेक्ट जनरलाइज मोमेंटा जो है वो डायनेमिकल सिस्टम के फाइंड कर सकेंगे। तो अब नेक्स्ट मैं आपको 1 बाय 1 ये जो जनरेटिंग फंक्शंस हैं इनकी मैकेनिक्स को आपके सामने रखूँगा और आप देखेंगे कि किस तरह से जनरेटिंग फंक्शन मालूम होने से हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को और हैमिल्टोनियन फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द फर्स्ट काइंड ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। तो फर्स्ट काइंड को मैंने f1 लिखा है, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स q एंड द न्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कैपिटल Q एंड टाइम। तो हम स्टार्ट लेंगे जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने इक्वेशन डेवलप की थी वहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, विच इज़ इक्वेशन 1, यहाँ हमने इसको 1 कह दिया। तो हम ये जो df/dt है इसको फाइंड करते हैं, चूँकि f फंक्शन ऑफ q एंड कैपिटल Q एंड टाइम है, तो फिर हम df1/dt जब लिखेंगे तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो हमारे पास पार्शियल f1 ओवर पार्शियल Qi और पार्शियल Qi ओवर पार्शियल t होगा, जिसको हमने Qi डॉट लिख लिया। इसी तरह से कैपिटल Qi के विद रिस्पेक्ट आएगा और इसी तरह से टाइम के विद रिस्पेक्ट आएगा। तो ये df1/dt को हम यहाँ इक्वेशन 1 में ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब इसमें आप देखें कि ये सेम कलर के जो एक्सप्रेशंस हैं इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ Qi डॉट कॉमन आ जाएगा, ये ब्लू वाले जो हैं इनमें कैपिटल Qi डॉट आ जाएगा। तो बाकी जो कुछ रह जाएगा हमारे पास वो न्यू हैमिल्टोनियन, ओल्ड हैमिल्टोनियन एंड द पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ द जनरेटिंग फंक्शन f1। तो प्रीवियस स्लाइड में जो लास्ट इक्वेशन थी हमारे पास उसमें हमने देखा कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट्स हैं ब्रैकेट्स में वो ज़ीरो हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली। अगर उनको इंडिपेंडेंटली ज़ीरो कर दें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएंगे। सो सिंस Qi एंड कैपिटल Qi आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर वी कैन राइट दीज
three expressions by taking each bracket equal to 0 in the previous equation of the last slide। तो ये हमारे पास आ गए। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप PI जो जनरलाइज्ड मोमेंटम है वो आप फाइंड कर सकते हैं बाय जनरेटिंग फंक्शन F1। जनरेटिंग फंक्शन F1 का आप QI डेरिवेटिव लेंगे तो आपको PI मिल जाएंगे। इसी तरह से जनरेटिंग फंक्शन का आप कैपिटल QI डेरिवेटिव लेंगे तो आपको कैपिटल PI मिल जाएंगे। तो ये वो बात है जो मैंने आपसे की थी कि अगर आपका जनरेटिंग फंक्शन स्मॉल q और कैपिटल Q पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ F1 जिसे हमने कहा, तो उससे हम स्मॉल PI और कैपिटल PI ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी ये स्मॉल p और कैपिटल P दे डिपेंड अपॉन दीज स्मॉल q एंड कैपिटल Q। तो इस तरह से जो हमारे जनरेटिंग फंक्शन होता है वो एक वक्त में कोई से दो जनरलाइज्ड वेरिएबल्स का फंक्शन हो सकता है। और इसी तरह से हमारा जो न्यू हैमिल्टोनियन है वो भी ओल्ड हैमिल्टोनियन और जनरेटिंग फंक्शन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो ये हमारी जो है ना ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई जो हेल्पफुल होंगी जब हम किसी भी डायनामिकल सिस्टम में वेरिएबल्स को फाइंड करना चाह रहे होंगे, जनरलाइज्ड क्वांटिटीज़ को फाइंड करना चाह रहे होंगे, जो कि हमें उस सिस्टम की मैकेनिक्स के बारे में बता सकती हैं। अब यही इसी तरह से हम ऑब्टेन करेंगे फॉर आवर जनरेटिंग फंक्शन नंबर 2, जिसकी फॉर्म कुछ इस तरह की थी। F2 इज़ अ फंक्शन ऑफ स्मॉल QI एंड कैपिटल PI विथ टाइम t। तो इसके लिए हमारे पास एक थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर है। यूजिंग लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x और y हो तो उसमें जो उसका जो डिफरेंशियल होगा उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। इट इज़ फेमिलियर टू यू, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें अगर हम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ df इज इक्वल टू यू डी एक्स प्लस वी डी वाई। यहाँ u मैंने इसको कहा पार्शियल f ओवर पार्शियल x को, और v मैंने कहा पार्शियल f ओवर पार्शियल y को। तो अब मैं एक चेंज करता हूँ कि एक्स वाई को मैं यू वी में जो है ट्रांसफॉर्म करता हूँ। तो मेरे पास लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो इसको हम यूज़ करेंगे कि कोई भी फंक्शन g विच इज़ अ फंक्शन ऑफ यू वाई एंड एनी फंक्शन f विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दे कैन बी ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू दिस एक्सप्रेशन। आपको वहाँ याद है, आपने इस तरह का वहाँ पर f कैपिटल F और कैपिटल G के लिए वहाँ लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में ये बनाया था। तो ये बिल्कुल सेम वही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने ले ली है। तो इस इक्वेशन में ये जो G है इसका अगर मैं डिफरेंशियल लूँगा तो क्या आएगा? इट विल बी df, f का डिफरेंशियल होगा, फिर ux पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो ये दो आ जाएंगे हमारे पास। तो हम यहाँ इक्वेशन 1 यूज़ करते हैं। इक्वेशन 1 से आप देखें इक्वेशन A में आप देखें यहाँ u dx प्लस v dy है। तो यहाँ अगर मैं df माइनस u dx फाइंड करूँ, यानी इतना एक्सप्रेशन, तो df माइनस u dx जो है दिस विल बी इक्वल टू v dy। तो यहाँ पर हमारे पास v dy आ गया इन दो की जगह, और साथ x du आ गया। तो g हमने फंक्शन ऑफ u एंड y लिया हुआ था, तो इसका मैं डिफरेंशियल अगर लूँगा तो कुछ इस तरह आएगा। और इस dg को मैं कंपेयर करूँगा जो प्रीवियस स्लाइड से dg था ये हमारे पास, तो मेरे पास ये आ जाएगा v इज़ इक्वल टू पार्शियल g बाय पार्शियल y एंड x इज़ इक्वल टू माइनस पार्शियल g ओवर पार्शियल u। तो हम आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मुझे g मालूम हो तो मैं उसका y डेरिवेटिव लेके v फाइंड कर सकता हूँ, और अगर मुझे g मालूम हो तो उसका u डेरिवेटिव लेके मैं x फाइंड कर सकता हूँ। जबकि g फंक्शन था u और y का, v और x जो है वो फंक्शन f में थे। तो आप देख लें कि हम g की हेल्प से हम फंक्शन f के वेरिएबल्स x और y फाइंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में किया था। तो अब मैं इस प्रोसीजर को अप्लाई करूँगा अपने कैनोनिकल वेरिएबल्स के लिए। तो किस तरह से अप्लाई करना है कि ये लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है। इस लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में जिस तरह से ये f फंक्शन से हमने g ऑब्टेन किया,
बिल्कुल, या जी से हम एफ़ ऑब्टेन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ कि अगर F1 फ़ंक्शन मुझे मालूम हो तो मैं अपने कैनोनिकल वेरिएबल्स के थ्रू F2 फ़ंक्शन फाइंड कर लूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ, और ये मेरे पास जो मैथमेटिक्स है हमने किया है उससे मेरे पास इक्वेशन है। इनको कंपेयर कर लें, इनको कंपेयर करके देख लें कि मुझे किस वेरिएबल्स को और किस फ़ंक्शन को किस से रिप्लेस करना है। तो अगर मैं ये स्मॉल जी को F2 से रिप्लेस कर दूँ, ये देखिए जी को हमने F2 से रिप्लेस किया, और इसी तरह से बाकी भी हम वेरिएबल्स को अकॉर्डिंगली, जैसे ये F है इसको मैं F1 से रिप्लेस कर रहा हूँ, ये देख लें आप, ये F जो है F1 से रिप्लेस हो गया। इसी तरह इस X को मैं कैपिटल Q से रिप्लेस कर सकता हूँ, और इसी तरह इस Y को मैं स्मॉल q से रिप्लेस कर रहा हूँ, जैसे यहाँ ये स्मॉल q है। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं ये रिप्लेसमेंट्स करूँगा तो मुझे ये जो इक्वेशन थी लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की, ये कुछ इस तरह से मिलेगी, इस तरह से। तो यूज़ इन इक्वेशन वन हमारे पास ये थी जो हमने बनाई हुई है स्टार्ट में। तो इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ, किसको यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ जो हमने ऊपर फाइंड की है। तो आप देखें इक्वेशन 1 में जो df/dt था, ये चूँकि फ़ंक्शन f1 के लिए लिखा हुआ था पहले हमने, तो f1 की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन से, जो कि f2 माइनस PIQI आएगी। तो उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव भी आएगा जैसे यहाँ है। तो इस टोटल टाइम डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई करेंगे तो टर्म्स बनेंगी। आप देखें F2 का डेरिवेटिव QI इंटू QI डॉट, F2 का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू PI इंटू PI डॉट, और टाइम के साथ भी होगा। इसी तरह ये PI/QI प्रोडक्ट जो है, इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें ये जो कलर टर्म हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचता है। अब प्रीवियस एक्सप्रेशन को उसी तरह से हम कोएफिशिएंट्स में ले जाएंगे। QI डॉट का कोएफिशिएंट ये ब्रैकेट है, PI डॉट, कैपिटल PI डॉट का कोएफिशिएंट ये ब्रैकेट है, और जो कुछ रह जाएगा उसको अलहदा लिख लेंगे। तो आपको पता है कि ये QI डॉट एंड PI डॉट आर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर हम चूँकि सारा सम ज़ीरो है तो हम इंडिपेंडेंट जो ब्रैकेट्स हैं उनको, ईच ब्रैकेट को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। यानी ये ब्रैकेट ज़ीरो लेंगे तो उससे ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट ज़ीरो लेंगे तो उससे ये आ जाएगा, और ये सम भी इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो उससे ये आ जाएगा। तो आपने देख लिया कि F2 फंक्शन जो स्मॉल QI और कैपिटल PI का फंक्शन था, उससे हमने जो बाकी दो हमारे कैनोनिकल वेरिएबल्स थे वो कैसे फाइंड कर लिए। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू QI से जो अननोन PI था वो हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह कैपिटल PI डेरिवेटिव से हमने कैपिटल QI फाइंड कर लिया, और इसी तरह ओल्ड हैमिल्टोनियन और F2 जनरेटिंग फंक्शन से हमने न्यू हैमिल्टोनियन फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। तो जैसे अभी हमने सेकंड जनरेटिंग फंक्शन के लिए प्रोसीजर किया, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द जनरेटिंग फंक्शन F3 के लिए, जिसमें ये फंक्शन है स्मॉल PI कैपिटल QI और टाइम का। तो बिल्कुल उसी तरह से हम ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको हम F3 के लिए कन्वर्ट करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, यानी मैथमेटिकल वेरिएबल्स और कैनोनिकल वेरिएबल्स में। तो अगर हम ऐसे लेंगे तो ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन F3 में चेंज होगी अब, यानी G F3 बन जाएगा, और अकॉर्डिंगली ये जो वेरिएबल्स हैं ये भी उसके मुताबिक बन जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो इसको फिर उसी तरह से इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे जैसे मैंने सेकंड जनरेटिंग फंक्शन के लिए किया, और बिल्कुल उसी तरह से कोएफिशिएंट्स बनाएंगे डॉट्स के। उन कोएफिशिएंट्स में से हर एक को ज़ीरो के इक्वल लेंगे, तो मेरे पास ये तीन इक्वेशन आ जाएंगी जैसे हमने प्रीवियस केसेस में ऑब्टेन की। और फोर्थ जनरेटिंग फंक्शन में सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे F4 और F1 में लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर। तो उससे मेरे पास जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो ये होगा। ये आपने ख़ुद से फाइंड कर लेना है, ये बहुत सिंपल है, एक ही जैसा बार बार हम कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैं ये किस तरह से यूज़फुल हैं। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, फर्दर प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ हम एक एग्ज़ाम्पल जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
ये आप एक क्वेश्चन की शेप में ले लें या ये एक टॉपिक की शक्ल में इसको ले लें कि अगर, यानी हम अगर इसका क्वेश्चन बनाएं तो अगर हमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है हमारा, यानी जैसे एक सिंपल मैस स्प्रिंग सिस्टम हो सकता है या कोई भी मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी ऐसा ऑसिलेटर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है विदाउट एनी डैम्पिंग और फ्रिक्शंस, तो उसके लिए अगर, यानी ये हमें गिवन है कि अगर हमारे पास हैमिल्टोनियन हमारा इस शेप में हो, यहाँ p मोमेंटम है और q जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और जनरेटिंग फंक्शन हमारा इस शेप में हो, यहाँ म्यू जो है वो दिस इज़ हाफ स्क्वायर रूट मैथ इनटू कांस्टेंट k, तो हम किस तरह से जनरलाइज्ड कैनोनिकल वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड स्मॉल क्यूज़ एंड कैपिटल क्यूज़, स्मॉल पीज़ एंड कैपिटल पीज़ इफ़ वी नो द जनरेटिंग फंक्शन f एंड इफ़ वी नो द हैमिल्टोनियन फंक्शन h। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जनरेटिंग फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है। तो आप देखें कि ये फंक्शन स्मॉल q और कैपिटल Q का फंक्शन है। तो हमारे जो जनरेटिंग फंक्शंस थे 4, उनमें अगर आप देखेंगे तो ये f1 बनता है, यानी जो पहला हमारा जनरेटिंग फंक्शन था इट वाज द फंक्शन ऑफ स्मॉल q एंड कैपिटल Q। तो हमें जो ट्रीटमेंट लेंगे हम करेंगे इसका, वो f1 फंक्शन वाला करेंगे, उसके जो रिज़ल्ट्स थे उनकी हेल्प से हम करेंगे। तो f1 में हमारे पास जो p था स्मॉल p, इट इज़ द पार्शियल स्मॉल q डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f1। तो p तो हमारा यहाँ से निकल आएगा क्योंकि हमने स्मॉल पीज़ और कैपिटल पीज़ निकालने हैं, स्मॉल q और कैपिटल q फाइंड करना है। तो ये हमारा स्मॉल p आ गया। अगर हम डेरिवेटिव लें इसका स्मॉल q के विद रिस्पेक्ट, तो ये हमारा p आ गया। तो इसी तरह से जो हमारा कैपिटल p होगा अकॉर्डिंग टू द रिज़ल्ट्स ऑफ द जनरेटिंग फंक्शन f1, वहाँ से आप देख लें कि उन रिज़ल्ट्स में हमारा जो कैपिटल p था इट इज़ द नेगेटिव ऑफ पार्शियल f1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q, कैपिटल Q। तो इसका कैपिटल Q डेरिवेटिव लें तो कोड जो है वो कोसेकेंट स्क्वायर में चेंज होगा और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास कैपिटल P आ गया। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड इक्वेशन जो आप f1 के रिज़ल्ट्स में देखेंगे वो न्यू हैमिल्टोनियन की थी। तो यहाँ न्यू हैमिल्टोनियन होगा h प्लस पार्शियल f1 ओवर पार्शियल t। तो f1 आप देख लें आपका जनरेटिंग फंक्शन टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है एक्सप्लिसिटली, तो इसलिए उसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा न्यू हैमिल्टोनियन ओल्ड हैमिल्टोनियन के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो q है स्मॉल q वो कुछ इस तरह से है। ये स्मॉल q हमने कहाँ से लिखा है, ये हमें गिवन फंक्शन से ही हम लिख सकते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो फंक्शन है स्मॉल q का। इसी तरह से स्मॉल p हमने लिखा यहाँ से हमने स्मॉल p को लिख लिया इस तरह से। और जो न्यू हैमिल्टोनियन हमारा है वो ये है, ओल्ड के इक्वल ले लिया, यानी जैसा ये आपके सामने ओल्ड वाला लिखा है यही हमने यहाँ लिख लिया। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, इसमें कुछ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगा जो ऊपर लिखी हुई हैं। तो स्मॉल q की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे उसका स्क्वायर लेके यहाँ इस तरह, और स्मॉल p की भी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे उसका स्क्वायर लेके यहाँ इस तरह से लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास इसमें आपको गिवन था म्यू की ये वैल्यू, ये भी पुट कर देते हैं म्यू की जगह यहाँ। तो ये कैंसिल होके ये 1 हो जाएगा सारा। तो ये हमारे पास ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यू हैमिल्टोनियन की वैल्यू हमारे पास कुछ यूँ आ गई। तो अब हम हैमिल्टन इक्वेशन लेते हैं। तो हैमिल्टन इक्वेशन इन न्यू वेरिएबल्स, ये हमारी इक्वेशन है। तो p डॉट जो होगा वो माइनस पार्शियल k ओवर पार्शियल q कैपिटल Q होगा। तो आप देखें आपका जो k है उसमें कैपिटल Q तो मौजूद ही नहीं है, वो इग्नोरेबल है, साइक्लिक है। तो इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है, इस वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा। तो p डॉट चूँकि ज़ीरो हो गया इसका मतलब मोमेंटम इज़ कांस्टेंट। तो हमारा जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट आ गया। अब q डॉट जो है सेकंड हैमिल्टन इक्वेशन से वो पार्शियल k ओवर पार्शियल p होगा। तो p यहाँ अपीयर हो रहा था तो इसका डेरिवेटिव ये बन गया। तो q डॉट जो कि टाइम डेरिवेटिव है वो ये कांस्टेंट, सारा ये कांस्टेंट आ गया। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं एक बार तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल t आएगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b आ गया। तो ये हमारा कैपिटल Q बन गया। ये कैपिटल Q
हमने क्यों फाइंड किया, इसकी अपनी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि हमारे जो ओरिजिनल ओल्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस है, और उसको फाइंड करने के लिए ही हमने ये कैपिटल क्यू जो है वो फाइंड किया है। तो स्मॉल क्यू में चूँकि ये अपीयर हो रहा था, कैपिटल क्यू आप देख सकते हैं, और कैपिटल पी भी अपीयर हो रहा है, तो हमने पी भी फाइंड कर लिया, वो कांस्टेंट है जिसको हमने ए कह दिया, और क्यू भी फाइंड कर लिया जो ये टाइम का फंक्शन है। तो ये दोनों मैं यहाँ पी और कैपिटल क्यू की जगह पुट करता हूँ। तो आप देखें कि ये जो स्मॉल क्यू था इसमें मैंने पी की जगह ए पुट कर सकते हैं, या पी ही रहने दें क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि पी इज़ अ कांस्टेंट। तो क्यू, कैपिटल क्यू की जगह हमने ये टाइम का फंक्शन पुट कर दिया। तो इस तरह से ये मेरा फाइनल रिज़ल्ट है। ये फाइनल रिज़ल्ट क्या है? ये वो रिज़ल्ट है जो अभी तक हमने सिर्फ डिस्कस किया है स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स। हमने हमेशा ये बात की है कि हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें एंड रिज़ल्ट जो उसका सलूशन होता है हमारा, जो हमने कभी फाइंड नहीं किया, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, उसका सलूशन फाइंड नहीं करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में। उसका सलूशन ऑब्वियसली पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, जो आपको हर टाइम पर डायनेमिकल सिस्टम के एवोल्यूशन की पोजीशन बताएगा कि वो किस तरह इवॉल्व हो रहा है। तो ये उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने आ गई कि विदाउट गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर लिया। आप देखें ये पोजीशन का जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और ये फंक्शन बनता है टी का, और ये बिल्कुल सेम वही रिलेशन है जो आप प्रीवियसली अपनी एलिमेंट्री मैकेनिक्स के कोर्सेज में सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए इस फॉर्म में पढ़ते आए हैं। दिस इज़ अ वेरी फेमस एंड फेमिलियर इक्वेशन। आपने इसको साइन या कोस किसी एक हार्मोनिक फंक्शन के लिए डिराइव किया होगा। तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस इक्वेशन, जैसे कि ये है। तो यहाँ एक्सएम कांस्टेंट होता था, तो ये पी भी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट आ गया। यहाँ ओमेगा आप फाइंड करते थे तो वो भी के ओवर एम स्क्वायर रूट आता था, तो ये भी ये बल्कि आपका फाइंड हो गया, ये ऑलरेडी फाउंड है आपके पास। और यहाँ फाई एक कांस्टेंट होता था, यहाँ बी एक कांस्टेंट है, तो ये बिल्कुल उसी तरह का रिज़ल्ट आ गया जो हमने डायरेक्ट फाइंड कर लिया विदाउट डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ये हमारा रिज़ल्ट है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कोवेरिएंट कहते हैं। कोवेरिएंट का क्या मतलब है? इफ़ एन इक्वेशन रिटेन इट्स शेप आफ्टर एनी ट्रांसफॉर्मेशन इट इज़ सेड टू बी कोवेरिएंट। तो ये हमारी एक कोवेरिएंट इक्वेशन है इसके साथ, यानी ये सेम टाइप ऑफ इक्वेशन है। कोवेरिएंट का मतलब सिंपल मीनिंग ये होता है ऐसी इक्वेशन जिनकी फॉर्म सेम रहे, मैथमेटिकल फॉर्म इनकी सेम हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा हमारा? इन द नेक्स्ट lecture we find a relation between Poisson brackets and canonical transformations and discuss the usefulness of this relation with examples and problems। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में पॉइसन ब्रैकेट्स का अलजेब्रा डिस्कस किया था और इंटेग्रल्स ऑफ मोशन फाइंड करना सीखे थे, और वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि पॉइसन ब्रैकेट का इसकी जो यूज़फुलनेस है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हमने स्टडी करनी है वो एक तो इंटेग्रल ऑफ मोशन किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, और सेकेंडली इनका एक रिलेशन है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो ये इसी रिलेशन पर होगा। हम वो रिलेशन ऑब्टेन करेंगे और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और पॉइसन ब्रैकेट के इस रिलेशन की यूज़फुलनेस कुछ एग्जांपल्स और कुछ प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करेंगे।